6 सितंबर 2025 को नेपाल की गवर्नमेंट ने एक अनएक्सपेक्टेड स्टेप लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक को बैन कर दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि ये कंपनीज गवर्नमेंट के नए रेगुलेशन के अंडर रजिस्टर नहीं हो रही थी। लेकिन इस एक डिसीजन ने जो रिएक्शन क्रिएट किया, उसने नेपाल की पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया। अगले कुछ दिनों में प्रोटेस्ट फूट पड़े, पुलिस ने फायरिंग की, दर्जनों लोग मारे गए और सिर्फ 4 दिन के अंदर 10 सितंबर 2025 को नेपाल की प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को रिज़ाइन करना पड़ा। यह सिर्फ एक बैन की कहानी नहीं, ये एक पूरी जनरेशन का गुस्सा है जो सालों से उभर रहा था। आज हम जानेंगे कि ये प्रोटेस्ट कहाँ से शुरू हुए, इनके पीछे असल वजहें क्या हैं और आगे नेपाल का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा सकता है। नेपाल हमेशा से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार रहा है। 2006 में से मोनार्ची ख़त्म हुई, उसके बाद से डेमोक्रेटिक सिस्टम आया, लेकिन पिछले 19 सालों में नेपाल में 13 से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं। हर गवर्नमेंट करप्शन, पावर स्ट्रगल और शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स में फंसी रही। यूथ के लिए सिचुएशन और भी डिप्रेसिंग थी। जॉब्स कम, इकोनॉमिक वीक और जो अपॉर्चुनिटीज मिलती वो भी ज़्यादातर पॉलिटिशियन के रिलेटिव्स या निपोकिड्स ले जाते। सोशल मीडिया पर जब ये निपोकिड्स अपनी लेविश लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट करते और दूसरी तरफ आम यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रगल में होता, तो एक रिसेंटमेंट बढ़ता गया। ये रिसेंटमेंट 2025 में फूटने वाला था। 6 सितंबर 2025 को गवर्नमेंट ने एक नए रेगुलेशन अनाउंस की कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के साथ रजिस्टर करना ज़रूरी है। जो कंपनी नहीं करेगी उन्हें बैन कर दिया जाएगा। उसी दिन से टिकटॉक और इंस्टाग्राम एक्सेस ब्लॉक हो गई। इमेजिन करो एक पूरा डिजिटल जनरेशन जिसका दिन शुरू और ख़त्म सोशल मीडिया पर होता है, उनसे उनकी आवाज़ छीन ली गई। यूथ के लिए ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बैन नहीं था, ये उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और उनकी आइडेंटिटी का मसला बन गया। और उसी दिन से काठमांडू और दूसरे बड़े शहरों में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। 7 और 8 सितंबर को प्रोटेस्ट ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। यूथ ने न सिर्फ सड़कों पर मार्च किया बल्कि स्लोगन्स लगाए अगेंस्ट करप्शन, नेपोटिज्म और इनइक्वालिटी। सोशल मीडिया बैन तो सिर्फ एक स्पार्क था, लेकिन असली आग बहुत गहरी थी। रिपोर्ट के मुताबिक 8 सितंबर को पुलिस ने फायरिंग की जिसमें 2 जन लोग मारे गए। इस इंसिडेंस ने और ज़्यादा एंगर क्रिएट किया। प्रोटेस्टर ने गवर्नमेंट बिल्डिंग और कुछ लग्जरी होटल्स को भी टारगेट किया जो इलीट्स और पॉलिटिशियन के सिंबल बन गए थे। और सिर्फ 2 दिन बाद 10 सितंबर 2025 को प्रेशर इतना बढ़ गया कि पीएम केपी शर्मा ओली ने अपना रिजिग्नेशन सबमिट कर दिया। अब सवाल यह है कि असल प्रॉब्लम क्या थी? क्या सब सिर्फ सोशल मीडिया के लिए हुआ? जवाब है नहीं। करप्शन और नेपोटिज्म सालों से पॉलिटिशियन और उनके रिलेटिव्स सिस्टम का मिसयूज़ करते आए हैं। निपोकिड ट्रेंड ने ये हाइपोक्रेसी एक्सपोज कर दी। एक पूरी जनरेशन जिसने मिलियंस यंग लोग हैं, उनके पास ना जॉब है ना क्लियर फ्यूचर। जब गवर्नमेंट ने उनका सोशल मीडिया छीन लिया तो उन्हें लगा कि ये उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश है। एक तरफ से एलिट्स के बच्चे जो दूसरे मुल्क जाकर एजुकेशन और लग्जरी कार्स दिखाते हैं, दूसरी तरफ से आम यूथ घर चलाने के लिए गल्फ कंट्रीज मिग्रेट करते हैं। ये सब कंबाइन इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही जगह फूट गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ डोमेस्टिक इशू नहीं रहे, इंटरनेशनल मीडिया ने इसे हाईलाइट किया और कंपैरिजन रहा हुआ कि किस तरह जेन ज़ी ने दुनिया भर में पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रही है। इंडिया, चाइना और पाकिस्तान भी क्लोजली वॉच कर रहे हैं क्योंकि नेपाल उनके बीच एक स्ट्रेटजी बफर स्टेट है। अगर नेपाल अनस्टेबल होता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तीनों नाइबर्स पर पड़ता है, यानी कि पाकिस्तान, चाइना और इंडिया। अब नेपाल के लिए सवाल है फ्यूचर क्या होगा। इंटरिम या केयर टेकर गवर्नमेंट बनने की डिस्कशन चल रही है। कुछ लोग कुलमान गीसिंग का नाम प्रपोज कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट अभी रुकने वाले नहीं। यूथ को सिर्फ एक पीएम की रिज़ाइन करने से आराम नहीं मिलेगा, उनको सिस्टम रिफॉर्म चाहिए। रिस्क ये भी है कि अगर यूनिटी ब्रेक हुई और प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए तो आर्मी या पुलिस और ज़्यादा क्रैकडाउन करेगी, यानी कि नेपाल एक बहुत ही क्रिटिकल क्रॉस रोड पर है। नेपाल का केस एक पावरफुल लेसन है। एक सिंपल बैन ने एक पूरी गवर्नमेंट गिरा दी, लेकिन असल रीज़न गहरी है, करप्शन, इनइक्वालिटी और फ्रस्ट्रेशन। जेन ज़ी सिर्फ मीम्स और रील्स बनाने वाली जनरेशन नहीं है, ये कॉन्शियस, अवेयर और पॉलिटिकली एक्टिव जनरेशन बन रही है
जो अपने फ्यूचर के लिए लड़ने को रेडी है। अब सवाल है कि नेपाल के लीडर्स इस आवाज़ को सुनेंगे या इग्नोर करेंगे। अगर इग्नोर किया तो ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक शुरुआत है, आगे और बड़ी तब्दीली आ सकती है। मैं हूं अमीर हमजा और ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या नेपाल में असली तब्दीली आएगी